नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामबती साहू। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं रोजगार कौशल के अंतर्गत इकाई 4 उद्यमशीलता कौशल सत्र 3 एक उद्यमी का दृष्टिकोण एटीट्यूड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। राइट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पिछले सत्र में हमने क्या क्या पढ़ाई की। हमने जाना एक उद्यमी क्या होता है, व्यापारिक गतिविधियाँ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, मूल्य क्या हैं, एक उद्यमी के क्या मूल्य हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछले सत्र में जाना। अब आज हम पढ़ते हैं एटीट्यूड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, दृष्टिकोण। एक्चुअल में दृष्टिकोण होता क्या है, किसे कहते हैं दृष्टिकोण, राइट। दृष्टिकोण का अर्थ एक निश्चित विचार, वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति एक निश्चित तरीके से प्रक्रिया करने की प्रकृति है। व्यापार चलाते समय एक उद्यमी का व्यापार उनकी कार्यवाही को प्रभावित करता है। मतलब कि जो दृष्टिकोण है, एक निश्चित कोई विचार है, कोई वस्तु है, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति एक निश्चित तरीके से प्रतिक्रिया करने की एक प्रकृति है। मतलब अगर विचार है हमारा, किसी के बारे में हम क्या सोचते हैं, वो हमारा एक दृष्टिकोण हो गया, ठीक है। चाहे फिर वो किसी वस्तु के बारे में हो या किसी व्यक्ति के बारे में हो या किसी अन्य परिस्थिति के बारे में वो चीज़ हो, ठीक है। लेकिन हमारा जो देखने का नज़रिया होगा, हमारा जो एटीट्यूड होगा, दृष्टिकोण होगा, वो सभी जगह अलग अलग एप्लीकेबल होगा। एक उद्यमी और एक कर्मचारी के दृष्टिकोण के बीच में अंतर को समझते हैं। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जहाँ पर एक उद्यमी की बात की गई है और एक व्यापारी। उन दोनों के बीच में जो सोचने समझने का तरीका होता है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो इसमें एक कॉलम है जिसमें दृष्टिकोण दिया हुआ है, एक में उद्यमी और एक में व्यापारी। स्वयं पर विश्वास रखें, ये एक दृष्टिकोण है, स्वयं पर विश्वास रखें। अब उद्यमी के क्या है अंतर है और व्यापार में। जब एक उद्यमी एक नया व्यापार शुरू करता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका समर्थन कर सकते हैं। कई प्रबंधक या वॉश नहीं है जो चीज़ों को मुश्किल होने पर प्रोत्साहित या समर्थन करेंगे। इसीलिए एक उद्यमी स्वयं पर विश्वास करता है ताकि वे आत्मविश्वास से किसी को चुनौती का सामना कर सकें और सफल हो सकें। मतलब कि जब आत्मविश्वास से भरपूर होंगे तो आप किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। इसी तरह से हम कर्मचारी का देखते हैं। कर्मचारी का प्रबंधन आमतौर पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसकी मदद करता है और जब वह नौकरी शुरू करता है तो उनका समर्थन करता है। उसे यह समझने के लिए प्रशिक्षण और सहायता दी जाती है कि काम कैसे करना है और जब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं तो क्या करें। मतलब कि यहाँ दोनों में ये अंतर है कि एक उद्यमी जो होता है उसके अंदर जो आत्मविश्वास होता है और उसको जो अपना काम करना होता है वो पूरी तरह से अपने ऊपर ही उसको डिपेंड रहना रहता है। लेकिन एक जो कर्मचारी है उसका प्रबंधन आमतौर पर कोई और व्यक्ति करता है। उसको कौन सा टास्क दिया जाना है, कौन सा उससे काम करवाना है, उसमें क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इन सब भी चीज़ों के लिए कोई ना कोई उसके ऊपर होता है जो उसके लिए गाइड करता रहता है, राइट। देन ग्राहक पर ध्यान देना। एक उद्यमी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि वे व्यापार कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं उसके ग्राहक के लिए मूल्य बढ़ता है।
ग्राहक को अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद या सेवाएं देने की जिम्मेदारी उद्यमिता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब कि हम लोग बोलते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्टिविटी के साथ में हमें काम करना है, एक अच्छी क्वालिटी के साथ में काम करना है, राइट। ऐसा नहीं कि हमने बहुत ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट बना दिया और हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि हमें 100% उससे आउटपुट मिले। ठीक है, तो हमें गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना है। सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करते हुए एक उद्यमी अपने व्यापार को नैतिक रूप से चलाने की जिम्मेदार होता है। मतलब कि सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए, सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है कि अगर इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो सपोज़ कोई खाने का प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें अगर 0% फैट है तो 0% फैट अगर उस नियम के अनुसार है तो आपको वही रखना पड़ेगा। अगर 200 कैलोरीज की बात करें सीएल, तो कैलोरी कितनी होनी चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, ये सारे के सारे पोषक तत्व खाने में कौन से खाने में कितना होना चाहिए, वो सब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद एक कर्मचारी का देखते हैं। एक कर्मचारी कंपनी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करता है। किसी कंपनी के सभी कर्मचारी सीधे ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में काम करते हैं। उनकी ग्राहक के प्रति कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। ठीक है, मतलब कि एक कंपनी के कर्मचारी की कोई भी ऐसी जिम्मेदारी नहीं होती है जिससे कि उसको ग्राहक से किसी भी तरह का कोई लक्ष्य को पूरा करने की बात आए। किसी कंपनी के सभी कर्मचारी सीधे ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में काम नहीं करते। उनकी ग्राहक के प्रति कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं होती है। कर्मचारियों की जिम्मेदारी इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनको वहाँ पर सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक कार्य को करने के लिए रखा गया है। लेकिन वहीं पर एक उद्यमी क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ डाल रहा है, वो सारी चीज़ों को देखने की जिम्मेदारी एक उद्यमी की होती है। उसके बाद हम देखते हैं निर्णय लेना और जिम्मेदारी। उद्यमी तय करते हैं कि वे किस तरह का काम करेंगे और कैसे करेंगे। वे खुद निर्णय लेते हैं और काम पूरा करने की दिशा में काम करते हैं। मतलब कि एक जो उद्यमी है वो निर्णय स्वयं लेते हैं, उनको डिसीजन स्वयं लेना पड़ता है क्योंकि उनको पूरा का पूरा लेखा जोखा रखना पड़ता है अपने पास में कि वो क्या करेंगे, कौन सा काम करेंगे, कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, क्या क्या प्रोसेस होगी, कैसे वो फिनिश गुड बनेगा। मतलब सारी की सारी प्रोसेस जो होती है उस सभी का डिसीजन लेना उद्यमी के ऊपर होता है। आमतौर पर एक प्रबंधक या बॉस कर्मचारियों के लिए निर्णय लेता है। मतलब जो टॉप मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजर्स होते हैं, वो एक एम्प्लॉय के लिए डिसीजन लेते हैं कि एम्प्लॉय क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, कर्मचारी तय करते हैं कि वे अपना काम कैसे करना चाहते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं और उन्हें कितने समय में पूरा करना है, यह एक वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा तय किया जाता है। मतलब कि कोई भी टास्क अगर आपको दिया गया है किसी भी एम्प्लॉय को, तो कैसे करेंगे, कितने समय में पूरा करेंगे, ये भी सभी उनके लिए एक टॉप मैनेजमेंट की साइड से पूरा का पूरा बताया जाता है कि इस टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या इसमें प्रोसेस होगी, कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। उसके बाद है विश्वास करना कि वातावरण बदल सकता है। एक उद्यमी हमेशा एक चीज़ लेके चलता है, वो जो कुछ भी काम कर रहा है, जो भी उद्यमी का काम कर रहा है, राइट, उसमें एक विश्वास लेके चलता है कि वातावरण बदल सकता है। मतलब कि कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। उद्यमी आमतौर पर अनजाने वातावरण में काम करते हैं जहां उन्हें नहीं पता होता है कि कुछ नया शुरू करने के बाद क्या होगा। इसीलिए एक उद्यमी के लिए सकारात्मक रहना महत्वपूर्ण है और उसे यह मानना चाहिए कि बाजार का माहौल बदल सकता है। मतलब कि एक जो उद्यमी है वो अनजाने वातावरण में काम करते हैं। जब भी कोई उद्यमशीलता कोई भी काम स्टार्ट करता है तो उन्हें वहाँ का वातावरण के बारे में पता नहीं रहता। वातावरण से मतलब है वहाँ का मार्केट, वहाँ की जो पॉपुलेशंस है, वहाँ का जो लाइक एरियाज़ है, क्रीमी एरियाज़ है, रिच एरियाज़ है, पुअर एरियाज़ है, वहाँ की जो सोसाइटी है वो किस स्टैंडर्ड को फॉलो करती है,
राइट। तो इन सभी के सभी वातावरण से वो अनजान रहता है, जहाँ उन्हें नहीं पता होता कि वे नया शुरू करने के बाद क्या होगा। अगर सपोज़ बहुत हाई क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट बना दिया जिसकी जो एमआरपी है बहुत ज़्यादा है, और जिस एरिया में आप उसको सेल आउट करना है, उस एरिया में जो लोग रहते हैं, जो पॉपुलेशन है, वो एक मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, जहाँ पर उतनी महंगी चीज़ को वो लोग अफोर्ड्स नहीं कर सकते हैं, राइट। तो क्या हो गया, यहाँ उद्यमी को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, उद्यमी के लिए सकारात्मक रहना महत्वपूर्ण है। इसीलिए बार बार बोला जाता है, हमने उद्यमशीलता के जितने भी सत्र के बारे में पढ़ाई की है अब तक, हमने हर जगह बात की है कि उसका जो अपना एटीट्यूड रखना है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। क्योंकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आप कुछ भी काम करते हैं तो डेफिनेटली वो आपका रिस्पॉन्स जो होगा वो सकारात्मक होगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस आप नेगेटिव थॉट के साथ में रन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कर्मचारी की बात करते हैं। एक कर्मचारी की नौकरी आंतरिक रूप से केंद्रित होती है और आमतौर पर वह बाहरी वातावरण को प्रभावित नहीं होती है। मतलब कि एक जो कर्मचारी है, एक जो एम्प्लॉय है, उसकी जो नौकरी है वो आंतरिक रूप से केंद्रित होती है। कैसे? क्योंकि उसको टॉप मैनेजमेंट से सारे डिसीजन दिए जाते हैं, आपको क्या करना है, कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड बाय टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, तो वहाँ पर वो पूरी तरह से माइंड सेट होता है कि मुझे सिर्फ ये जो वर्क दिया गया बस मुझे इसको रन करना है, उसमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, उसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, वो सारा का सारा जो चीज़ है वो टॉप मैनेजमेंट का है। इसीलिए कर्मचारी को काम पाने के लिए बदलाव में विश्वास आवश्यक नहीं है। मतलब कि उसको अगर कुछ चेंजेस भी आते हैं तो एक एम्प्लॉय को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से माइंडसेट रहता है उसका प्रिपेयर कि मुझे कुछ भी नया नहीं करना है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ जो है वो टॉप मैनेजमेंट की साइड से डिसाइड होके मेरे पास आएगी। लेकिन यही एक उद्यमी की बात करते हैं तो उसके लिए विश्वास करना होता है कि वातावरण कभी भी चेंज हो सकता है। तो उसको जब वातावरण चेंज होगा, जहाँ आसपास का माहौल चेंज होगा, तो डेफिनेटली वो क्या प्रोडक्ट बना रहा है, कितनी कॉस्ट में बना रहा है, कितनी क्वांटिटी में बना रहा है, वो सारे के सारे मेजरमेंट चेंजेस हो सकते हैं और उसे इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम एक कहानी देखते हैं इसमें, ठीक है, जिसमें कि सुरभि एक उद्यमी और आकाश एक कर्मचारी की कहानी दी गई है। मतलब कि एक उद्यमी का काम कर रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर है और एक एम्प्लॉई है। उन दोनों की अलग अलग कहानियां हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सुरभि जो कि एक पेंटर है, सुरभि को हमेशा कला पसंद रही है, वे पेंटिंग बनाती हैं। उसने अपनी इन पेंटिंग्स को अपने दोस्तों को बेचने का व्यापार शुरू किया। वे सभी पेंटिंग्स को पसंद करते थे और सुरभि को अधिक पेंटिंग बनाने और बेचने के लिए बढ़ावा देते थे। मतलब कि जो सुरभि है उसको कला में बहुत आर्ट उसको बहुत पसंद है। ठीक है, वो पेंटिंग्स बनाती थी और उन्हें बेचने के लिए उसने स्वयं और अपने दोस्तों को व्यापार शुरू करने के लिए कहा, कि दोस्तों को बेचने का व्यापार शुरू करने के लिए कहा कि वो जो भी पेंटिंग्स बनाती है उसके दोस्तों को उनको बेचना है। ठीक है, उसकी सभी पेंटिंग्स पसंद करते थे। सुरभि ने अधिक कलात्मक पेंटिंग के लिए सामान खरीदने के लिए एक बैंक से ऋण लिया ताकि वह और पेंटिंग बना सके। आपने देखा होगा कि आज इतने सारे लोन स्कीम्स चलती हैं, एक एंटरप्रेन्योर के लिए भी और एक एम्प्लॉय के लिए। बट एक एंटरप्रेन्योर के लिए ज़्यादा इसलिए मोटिवेट किया जाता है ताकि वो आत्मनिर्भर बने और कुछ ऐसा सीखे जिससे वो दो लोगों को और रोज़गार क्रिएट कर सके या दो लोगों को रोज़गार दे सके। वह अलग अलग ग्राहकों के पास इसे समझने के लिए गई कि वे क्या चाहते थे और फिर उनकी पसंद के आधार पर पेंटिंग बनाती। एक उद्यमी का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि वो सबसे पहले कस्टमर से पूछे कि उनकी क्या डिमांड्स है, डिमांड को जाने, उनकी डिमांड्स को क्रिएट करें। क्रिएट कैसे करना है कि सर मुझे पेंटिंग्स बनानी आती है, मैम मुझे पेंटिंग्स बनानी आती है, क्या आपके लिए किस तरह की पेंटिंग पसंद है, क्या आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं, हो सकता है मैं उस हिसाब से पेंटिंग्स बनाऊं। इस तरह से ग्राहक से रिव्यूज़ लेना। ठीक है, उसके पास अब एक आर्ट स्टूडियो है जहाँ लोग अपने खाली समय में पेंटिंग करना सीखते हैं। मतलब कि यहाँ पे उसके पास एक स्टूडियो बन गया, आर्ट स्टूडियो, वहाँ पे लोग खाली समय में पेंटिंग करना सीखते हैं। मतलब कि ये पूरा का पूरा उसका बिजनेस सेट हो गया।
आकाश जो एक कर्मचारी, उसकी बात देखते हैं। आकाश एक दुकान पर काम करता है जो कलात्मक पेंटिंग के लिए सामान बेचता है। उनका काम अलग अलग शेल्फ में पेंट, ब्रश, रंग और कागज़ की व्यवस्था करना है। वह सुबह 9 बजे से काम पर जाता है और 4 बजे तक वापस आता है। मतलब कि यहाँ पे आकाश क्या कर रहा है, पेंटिंग से रिलेटेड ही सारी चीज़ों को बेच रहा है। ठीक है। और एक फिक्स टाइम है, 9 बजे से मॉर्निंग से काम स्टार्ट करते हैं और शाम को 4 बजे तक काम करते हैं। हर बार जब कोई ग्राहक आता आकाश के पास आता है तो उन्हें बताता है कि वे कहाँ मिल सकते हैं। फिर वह उन्हें कैश काउंटर पर निर्देश देता है कि उन्हें क्या पसंद है। आकाश का बॉस वह काम तय करता है जो उसे मासिक आधार पर करना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर वर्क अलॉटमेंट की स्कीम्स है। वर्क अलॉटमेंट होता है आकाश के लिए, एवरी मंथ वर्क अलॉट होता है कि उसको इस मंथ में क्या क्या वर्क करना है, कौन कौन से टास्क को इस मंथ में वो पूरा करेंगे। चाहे वो सेल्स टारगेट हो, चाहे वो सेटिंग का हो कि आपको इस मंथ में कस्टमर हैंडलिंग का पूरा काम देखना है, या जो CRM होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, अगर उसका काम देना है, या CSD का देखना है। ठीक है। मतलब आपको कौन सा काम देखना है, ये उनके जो अपर टॉप मैनेजमेंट के मैनेजर्स होते हैं वो आकाश को काम पूरा डिवाइड करके देते हैं कि आपको इस मंथ का क्या क्या टास्क है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है। आपको क्या लगता है कि सुरभि और आकाश के दृष्टिकोण में क्या अंतर है? उदाहरण शायद लिखिए। यहाँ पर दो लोगों का एक एटीट्यूड को मेजरमेंट किया गया है, एटीट्यूड को देखा गया है कि सुरभि का एटीट्यूड कैसा है और आकाश का कैसा है। ठीक है। उसके बाद इसमें एक गतिविधि दी है, उसको हम पढ़ते हैं। कर्मचारी और उद्यमियों का साक्षात्कार। मतलब कि जो एक एम्प्लॉय है और एक जो एंटरप्रेन्योर है, उसके जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया सभी जगह सेम ही रही है, यहाँ भी देखते हैं। कक्षा में 2 समूहों में विभाजित किया जाता है। समूह 1 में उन लोगों का साक्षात्कार करेंगे जो दूसरों के लिए काम करेंगे, मतलब कि कर्मचारी। और समूह 2 में उन लोगों को साक्षात्कार करेंगे जो अपने लिए काम करते हैं, मतलब कि उद्यमी। यहाँ पे 2 लोगों का इंटरव्यू लेना है, 2 लोगों को साक्षात्कार करना है। एक एम्प्लॉय जो दूसरों के लिए काम करते हैं और एक एंटरप्रेन्योर जो कि अपने लिए काम करते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं जो ग्रुप में पूछे जा सकते हैं? काम पर आपका नियमित दिन कैसा है? आप सुबह से शाम तक अलग अलग गतिविधियाँ क्या क्या करते हैं? आपको राइट डाउन करना है कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हो एज ए एंटरप्रेन्योर और एज ए एम्प्लॉई, उसको आपको नोट डाउन करना है। आप अपने काम के बारे में सबसे ज़्यादा आनंद कब लेते हैं? आपको कब सबसे ज़्यादा खुशी होती है अपने काम करते समय? अगर एक कर्मचारी है तो जब उसकी बिलिंग होती है तब उसको खुशी होगी। ठीक है। और एक उद्यमी जो है उसको कब होगा? जब उसको लगेगा कि मेरा जो प्रोडक्ट बनाया है, मैंने जो क्वालिटी उसमें दी है वो कैसी है, प्रॉपर है या नहीं। राइट। उसके बाद आपके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? एक एंटरप्रेन्योर के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और एक कर्मचारी के बीच में कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। एंटरप्रेन्योर के सामने ज़्यादा चुनौतियाँ होती हैं, क्योंकि इफ़ इन केस अगर कुछ भी उसको नुकसान होता है तो वो उसकी जो भरपाई है वो उसको स्वयं करनी पड़ती है। अगर किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल्स आए, किसी भी तरह का नुकसान होता है तो वो एंटरप्रेन्योर की जेब से जाता है, जो कि उसको पेनफुल चीज़ होती है, एक प्रकार से बोल सकते हैं, क्योंकि उसने हो सकता है कुछ गलत स्टेप लिया हो, कुछ गलत प्रोसेस को फॉलो किया हो, जिसकी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ा। बट यहाँ पे कर्मचारी की बात करें तो कर्मचारी को ऐसी कोई चुनौतियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि उसको जो माल का जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसको सिर्फ उसको सेल आउट करना है, या जो उसको वर्क अलॉट किया गया है, हो सकता है प्रोसेस यूनिट में उसको काम दिया गया, इन्वेंट्री को संभालने का काम दिया हो कि भाई आपको रॉ मटेरियल लेके आना है, रॉ मटेरियल पूरा कलेक्ट करना है। ये सारी प्रोसेस अलग अलग होती है। राइट। या आपको कैश काउंटर को हैंडल करना है, या आपको कस्टमर को ही हैंडल करना है, या फिर हो सकता है आपका एक टोल फ्री नंबर हो आपकी कंपनी का,
जहाँ पर आप एक एम्प्लॉई हो तो हो सकता है उसमें कस्टमर की क्यूरीज आती हों, कस्टमर के कोई क्वेश्चंस हों, कस्टमर का कोई लाइक आइडियाज़ हो जो आपके लिए बताना चाह रहा हो। तो इन सभी को अगर आप हैंडल कर रहे हो, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक एम्प्लॉय के अंदर होती हैं, जिससे एक एम्प्लॉय के अंदर कह सकते हैं कि कम चुनौतियाँ होती हैं। आप अपने सामने आने वाली चुनौतियों को कैसे पार कर पाते हैं? आपके पास पूरा आइडियाज़ होना चाहिए, आपके पास पूरा आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो चुनौतियाँ आई हैं उसको कैसे हम जीतेंगे, ठीक है? क्योंकि जब भी कोई टास्क हमारे पास आ जाता है, चुनौतियाँ क्या है? ये अनसर्टेन चीज़ें हैं, अनिश्चितताओं के ऊपर निर्भर करती हैं। ये कोई सा भी टास्क, कोई सी भी चुनौती आपके ऊपर कब आ जाए, वो एक उद्यमी को पता नहीं होता है। सपोज़ अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है वो खाने के किसी फूड के डिवीज़न का, ठीक है, उसने सपोज़ नमकीन बनाया, ठीक है, उसने जो मेज़रमेंट लेना था प्रॉपर लिया, बट सडनली क्या होता है कि उसमें जो सॉल्ट की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो नमक रहता है वो उस नमकीन में ज़्यादा हो जाता है। बट जब वो मेज़रमेंट कर रहा था तब तो उसने प्रॉपर मेज़रमेंट किया, बाय डिफ़ॉल्ट किसी वर्कर्स के द्वारा वो नमक ज़्यादा हो गया। अब जो चुनौती है, जब उसने जैसे टेस्ट किया, क्वालिटी में गया चेक होने के लिए, तो उसमें नमक बहुत ज़्यादा। अब ये एक ऐसी चुनौती आ गई कि उसे वो कैसे बाहर निकले, कितने जल्दी उस चुनौती को कैसे सॉर्ट आउट करेगा। उस माल को या तो वो डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, या हो सकता है वापस से उस नमकीन को पाउडर फॉर्म में बना के कुछ उसका कहीं और यूज़ करे। तो ये एक प्रकार का टास्क हो जाता है, ठीक है। एक कर्मचारी है तो कर्मचारी के अंदर कौन कौन सी चुनौती हो सकती है उसके बारे में भी। कर्मचारी के अंदर सपोज उसको कोई बिलिंग करना है, ठीक है, तो बिलिंग करते टाइम हो सकता है उसको जो एक अमाउंट देना था वो अमाउंट ज़्यादा हो गया या कम हो गया, या उसने कैश काउंटर में से ज़्यादा पैसे किसी को रिटर्न कर दिए। तो इस तरह की काफ़ी सारी चुनौतियाँ आ सकती हैं। क्या आपने उसके बाद है, प्रत्येक समूह को अधिक से अधिक कर्मचारियों या उद्यमियों से बात करने के लिए 1 घंटे का समय मिलता है। मतलब कि यहाँ पर प्रत्येक समूह को, जो 2 समूह बांटे गए हैं, अधिक से अधिक कर्मचारियों और उद्यमियों से बात करने के लिए 1 घंटे का समय मिलता है। मतलब कि जैसे कोई एग्जीबिशंस होते हैं, कंपनी की कुछ मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें क्या होगा, उद्यमी हैं, कर्मचारी भी हैं, तो उन सभी को 1-1 घंटे का टाइम मिल रहा है सभी से डिस्कशन करने का, सभी को अपनी चुनौतियां रखने का, चुनौतियों को कैसे पार करें उनसे समझने का, कौन कौन से टास्क सडनली आ सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। इसमें कुछ है कि एक उद्यमी बॉस या प्रबंधक को रिपोर्ट करता है। कुछ इसमें सही गलत दिए गए हैं कि कौन सा सही है, तो ये तो सही नहीं है क्योंकि उद्यमी जो होता है वो स्वयं का बॉस होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक कर्मचारी जो होगा प्रबंधक या बॉस को रिपोर्ट करेगा। किसी कर्मचारी को नौकरी करते समय बाहरी बाजार के माहौल के अनुकूल होना पड़ता है। हाँ, क्योंकि एक कर्मचारी को पता होना चाहिए कि बाहर का क्या माहौल है, वातावरण का क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। एक उद्यमी को हमेशा यह सोचना होगा कि ग्राहक क्या चाहता है। बिल्कुल, एक कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है वो ग्राहक की डिमांड के ऊपर ही भी काम करता है कि ग्राहक को एक्चुअली में चाहिए क्या है, ग्राहक क्या चाहता है। उसकी डिमांड के बेस पर ही वो उस प्रोडक्ट को बनाएगा, उसके डिमांड के बेस पर ही वो उस सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा जो कि एक ग्राहक की नीड है, ग्राहक की जो एक डिमांड है, ठीक है। एक कर्मचारी स्वयं ही निर्णय लेता है, ये गलत है। एक कर्मचारी का जो निर्णय है, जो डिसीजन मेकर है, वो उसका टॉप मैनेजमेंट या मैनेजर्स होते हैं। सिर्फ यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर स्वयं का डिसीज़न लेता है, वो स्वयं का डिसीज़न मेकर होता है। लेकिन एक कर्मचारी जो है वो स्वयं का डिसीजन मेकर नहीं होता है, उसके लिए जो डिसीजंस होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो टॉप मैनेजमेंट द्वारा लिए जाते हैं। इस सत्र में आपने क्या सीखा? दृष्टिकोण को दृष्टिकोण के अर्थ को परिभाषित करें। एक उद्यमी के दृष्टिकोण के 2 उदाहरण लिखें, ठीक है। आपको एक दृष्टिकोण के अर्थ को परिभाषित करना है कि एटीट्यूड किसे कहते हैं, ठीक है, और उसमें एक उद्यमी के दृष्टिकोण के कोई 2 उदाहरण आपको लिखना है। उद्यमियों और कर्मचारियों के बीच व्यवहार के महत्वपूर्ण अंतर लिखें, ठीक है। ये आपके विषय संबंधी प्रश्न हैं जो आपको पूरे करने हैं और आपको इसमें नोट डाउन करना है।
ठीक है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके कि उद्यमिता और रोजगार के बीच में अंतर का वर्णन कीजिए। आपको बार बार कहा जाता है हर सत्र में कि आपको कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि आपको कुछ प्रश्न तैयार करने हैं। जैसे उद्यमिता और रोजगार के बीच में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। साक्षात्कार करते समय अजनबियों से आत्मविश्वास से बात करें, ठीक है। मतलब कि आप जब किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं जो आपके लिए अननोन पर्सन है, स्ट्रेंजर पर्सन है, राइट, जिनको आप नहीं जानते हो, तो उनके साथ आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ में उनसे बात करें, ठीक है। साथियों के लिए उद्यमशीलता और रोजगार के बीच में अंतर पेश करें। आपका जो ग्रुप है, ग्रुप में आप लोग इस तरह की बात करें, डिस्कशन करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सत्र जो 3 है वो कंप्लीट होता है। अब हम अगले सत्र में पढ़ेंगे सत्र 4, एक उद्यमशीलता की तरह सोचना, ठीक है। थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी की तरह सोचना। मतलब कि एक उद्यमी क्या सोचते हैं, अगर हम उद्यमी नहीं भी हैं तो एक उद्यमी की तरह हमें कैसे चीज़ों को सोचना है, उद्यमी की क्या समस्याएं हो सकती हैं, समस्याओं को कैसे सुलझाते हैं, ठीक है। समस्याओं को हल करने के लिए एक उद्यमी की तरह सोचना, कैसे कुछ क्रिएटिविटी, कुछ नवाचार करना, इनोवेशन करना, ठीक है, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग को फॉलो करना, राइट। तो जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।